हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ओके, शिवांगन पब्लिकेशन का मार्केट में जो बुक आया है प्रैक्टिस सेट का पेपर 2 का, ठीक है, तो उसी का हम लोग सेट 1 को करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी और जीके से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करेंगे। मैथ के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 का मॉडल प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे यही सब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छे से करते जाऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पेपर 2 का है। ओके, याद रखिएगा ये पेपर 2 का है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके 25 क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन 25 रहेगा, ठीक है। तो मैथ छोड़ के सारा पोर्शन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आभार जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों शब्द दया, माया, भाषा, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द जो है वह विशेषण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अपार जो है यह एक विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं ये विशेषण शब्द है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अकर्ण हो गया। अकर्ण मतलब बिना कान वाला, बिना अकर्ण मतलब बिना कान का या बहरा, तो ये एक तरह का गुण है ना, तो गुण विशेषण है। अचंड का मतलब क्या होता है आपका? अचंड का मतलब होता है शांत, सुशील, ठीक है। तो ये भी विशेषण का ही है उदाहरण। तो विशेषण में अपार जो है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? इसमें कौन सा क्रिया है? आपको एक वाक्य दिया हुआ है, मीरा जोर से हंसी, तो इसमें कौन सा क्रिया है? ठीक है, तो यह अकर्मक क्रिया होगा क्योंकि इसमें कर्म है नहीं, ठीक है। रचना के आधार पर जो होता है या कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह का होता है, अकर्मक और सकर्मक होता है, ठीक है। तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक कर्म होता है, ठीक है। एक होता है सकर्मक, और जो आप द्विकर्मक देख रहे हैं ये सकर्मक का ही भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ठीक है, यहाँ पे वाच्य का भेद पूछा जा रहा है। सेंटेंस कौन सा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मवाच्य, ठीक है। वाच्य का 3 भेद होता है, एक होता है कर्तरी वाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, ठीक है। तो आपसे वाच्य का भी भेद पूछा जा सकता है और ये 4 ऑप्शन रहेगा और पूछ देगा कि कौन सा वाच्य का भेद नहीं है, तो बस इसको कट कर देना है ना, या इसके जगह पे कोई भी दूसरा रहेगा। तो वाच्य का 3 भेद होता है। अब होता क्या कि कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होता है वह कर्ता के अनुसार होता है, और जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्रिया कर्म के अनुसार होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये पुस्तक जो है ये कर्म है और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, तो जो क्रिया है वह कर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो क्रिया को भी देखिए स्त्रीलिंग है, तो कर्म के अनुसार हो गया, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ओके, नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें अव्यय का भेद पूछा गया है। तो देखिए अव्यय का आपका 4 भेद होता है, चारों भेद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में, ठीक। तो अव्यय का एक भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय का भी 4 भेद होता है, और उन चारों में से एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
और जो धीरे धीरे शब्द आप जो देख रहे हैं अव्यय, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, याद रखिएगा अव्यय का भी 4 भेद जो चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है, उसमें से अव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भी 4 भेद, उसमें से एक होता है रीतिवाचक, और जो धीरे धीरे शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी क्रिया का होने का ढंग का पता चलता है, तरीका का पता चलता है। जैसे यहाँ पे पढ़ता है, पढ़ने का काम धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कि पढ़ने का जो काम है उसका ढंग पता चल रहा है, तरीका पता चल रहा है कि पढ़ने का काम धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है तत्सम। ठीक है, तत्सम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, यौगिक शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए यौगिक एक होता है यौगरूढ़। ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या होता है कि 2 सार्थक शब्दों का मेल से बना होता है और उन दोनों सार्थक शब्द का अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, और एक होता है यौगरूढ़। तो यौगरूढ़ में क्या होता है कि यह भी 2 शब्दों के मेल से बना होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का, लेकिन जो यौगरूढ़ शब्द होता है ना वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, तीसरे मतलब ये के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तीसरा मीनिंग को मतलब प्रकट करता है यौगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए यौगिक शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा परोपकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे एक्सप्लेन करके, दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, तो यह रावण के लिए प्रयुक्त होता है। अब दशानन शब्द किसी और के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो मतलब यह यौगरूढ़ होगा। चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाला यानी कि ब्रह्मा, तो चतुर्मुख भी किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है, ये भी यौगरूढ़ होगा। गोपाल, गोपाल किसके लिए प्रयुक्त होता है, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह भी यौगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे यौगिक शब्द क्या होता है और यौगरूढ़ शब्द क्या होता है। यौगरूढ़ शब्द जो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, और यौगिक वैसा यौगिक के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों शब्द है यौगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। ठीक है, बाकी अनुपम का ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, तो याद कर लीजिएगा। एकल का विलोम शब्द क्या है, एकल, एकला। ठीक है, अकेला, तो इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुल। ठीक है, बहुतायत में या बहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, दिए गए विकल्पों में से एष्णा का समानार्थी शब्द चुनिए। एष्णा का समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाला, तो एष्णा शब्द जो है इसका समानार्थी होता है आपका अभिलाषा। ओके, अभिलाषा। नेक्स्ट है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, इन सभी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हरि। ओके, और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट झारखंड पुलिस में फिक्स हो जाए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा और यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दुराग्रह करना। ठीक है, दुराग्रह 13 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 14, अर्णय रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्णय रोदन यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। निरर्थक, ठीक है। अर्नेरोदन जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है निरर्थक या फिर निष्फल बात बोलना, या निष्फल बात को बोलना या निवेदन करना, मतलब ऐसा निवेदन जिससे कोई फल ना मिले आपको, निरर्थ हो जाए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है अर्नेय रोदन। अर्नेय रोदन, ऐसा निवेदन करना या ऐसा बात करना जिस पर किसी का ध्यान ना हो, मतलब वो जो आप निवेदन कर रहे हो बेकार हो जाए, निरर्थ हो जाए। 14 का सी होगा। नेक्स्ट, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अपनी बुराई नहीं दिखती, तो इसका सही मतलब अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिराग तले अंधेरा। 16 है संयोग, यह एक शब्द है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो किसी मूल शब्द होता है उसके पहले जुड़ता है, उसी को उपसर्ग बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर उपसर्ग प्रत्यय का जहाँ पे बात आता है तो जो शब्द दिया हुआ है उसमें मूल शब्द को छांटिए। अगर मूल शब्द आप छांट लेते हैं तो खुद ब खुद उपसर्ग अलग हो जाएगा और खुद ब खुद प्रत्यय अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे संयोग जो शब्द है इसमें आप देखिएगा, एक मिनट, संयोग जो शब्द है इसमें आप देखिएगा तो इसमें मूल शब्द क्या आएगा? योग, मूल शब्द योग आएगा, तो फिर सम अपने आप अलग हो जाएगा, तो यही तो उपसर्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सम। नेक्स्ट, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप ये शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रत्यय जो है वह मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? मिल, है ना। तो फिर आप अपने आप अलग हो जाएगा, तो आप ही तो प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको छांटना रहता है और व्याकरण सीखना है तो JCC क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दिल और दिमाग से सिखा देंगे व्याकरण जीवन भर के लिए। 18 है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य प्लस अन्य, संधि विच्छेद होगा 18 का बी, ठीक है। और यह किस तरह का संधि है? तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। संधि का भी भेद पूछ लेगा आपसे, है ना। नेक्स्ट, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान ये शब्द दिया हुआ है, उसमें समास आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो मान शब्द है ना उसमें प्रति शब्द आप जो देख रही है अव्यय है, ठीक है, अव्यय है। तो जहाँ पे अव्यय जुटता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अगर आप लोग समास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे समास का बहुत ही अच्छे ढंग से MCQ कराया हुआ है, आप लोग जाके देखिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक याद रखिएगा, समास का 6 भेद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो तत्पुरुष समास होता है उसका भी 6 भेद होता है, वो भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। यहाँ पर रचना के आधार पर पूछा जा रहा है, इस सब टर्म को बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। देखिए वाक्य का भेद दो तरीक़ा से बताया जाता है, एक हो गया रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होता है, कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अ से अर्थ और अ से 8, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये रचना की दृष्टि से किस तरह का वाक्य है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है, संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो सरल वाक्य आपस में किसी योजक चिन्ह से, ठीक है, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह और है तो किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
लेकिन जो दोनों सरल वाक्य होता है ना, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। तो जहाँ पे आश्रित नहीं होते, जैसे ये एक सरल वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है ना, तो ये दोनों किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं और ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए संयुक्त वाक्य होगा। अगर दोनों में से एक वाक्य जो है वह दूसरे पर निर्भर रहता है तो फिर मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको छांटना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। अशुद्ध पूछा जा रहा है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है उसमें अशुद्ध क्या है, तो मैंने विद्यालय जाना है ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है कि मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, तो मैंने होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय, है ना, अद्भुत विस्मय। देखिए वर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। वर्ण का भी मेरा बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, जीवन भर में वर्ण से आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना बेहतरीन से क्लास कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उ, यह एक संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी जो आप तीनों देख रहे हैं ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपका जो ए देख रहे हैं आप, तो ए जो है ये अ प्लस आ से मिलकर बना है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो दोनों से मिलकर बना है, इसलिए यह संयुक्त स्वर होगा। आप जो ए देख रहे हैं ये अ प्लस ए से मिलकर बना होता है, तो ये भी संयुक्त हो गया। और जो ओ देख रहे हैं आप, ये अ प्लस उ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये भी संयुक्त स्वर हो गया। तो आपसे पूछा है नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यारी। नेक्स्ट, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा, जो तपस्वी शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तपस्विनी। ओके, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वनाम का भेद 6 होता है हिंदी में, है ना, तो उसमें से जो आप शब्द जो यहाँ पे रेखांकित है वह कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह अपने आप ही चला गया या वो आप ही चला गया, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिससे निजता का पता चलता है, कोई भी आप काम कीजिए मतलब निज, है ना, निजता का पता चलेगा, खुद करने का। हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना, तो इस तरह का शब्द आपको देखिएगा और वहाँ पे नाम धातु क्रिया लगाइएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची, ये टर्म देखिए, आप एग्जाम देने बैठिएगा ना तो ये सबको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी सब से गलती होता है। यहाँ पे पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विभावरी। विभावरी मतलब होता है ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, विभावरी जो शब्द देख रहे हैं ये रात का पर्यायवाची है। अर्ची हो गया, कर हो गया, मरीची हो गया, ये तीनों किरण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पूछा था आपसे नहीं कौन सा है, तो विभावरी नहीं है। नेक्स्ट, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, मुकुल समानार्थी शब्द कौन सा है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कली। ठीक है, कली जो है यह मुकुल का समानार्थी शब्द है। कली हो गया या फिर कलिका हो गया, कली, कलिका, गुंजा, तो ये सभी जो है मुकुल के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। नेक्स्ट, ये भी वर्ण से क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा जो है वह ओष्ठ्य ध्वनि है,
तो ओष्ठ्य ध्वनि अगर ऐसे दे देगा, ठीक है, तो आपको तो जानना पड़ेगा ना पहले कि ओष्ठ्य ध्वनि में कौन कौन आता है। आप पहले जानिएगा तब तो चारों में से छांटिएगा कि कौन सा है। तो इसके लिए छांटने आप कैसे छांट पाइएगा, तो इसके लिए मेरा वर्ण का वीडियो देखना पड़ेगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ओष्ठ्य ध्वनि में प वर्ग आता है। प वर्ग प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया और साथ में उ और उ भी आता है। ये सभी ओष्ठ्य ध्वनि है। तो देखिए इन सब में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए फ दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ओष्ठ्य ध्वनि आप छांट लिए, तो जानना पड़ेगा कि कौन सा है। आगे चल करके आपसे पूछ लेगा कि दंत ध्वनि कौन सा है, तो जानिएगा पहले तब तो कि दंत ध्वनि कौन सा है। तो मेरा वर्ण का वीडियो जाकर देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है, किनके अनुसार, तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। ओके। नेक्स्ट, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है वह संस्कृत उपसर्ग से युक्त नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, 33 का सी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए अनुजीवी, तो जीवी में उपसर्ग लगा हुआ है अनु। अपशब्द, शब्द जो मूल शब्द है उसमें अप लगा हुआ है उपसर्ग, उपसर्ग आगे जुटता है, ठीक है। प्रकर्ष में भी प्र लगा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो लाचार, लाचार में उपसर्ग नहीं है। यही पूछा कि नहीं किस में है, 33 का सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करते ही नहीं है वीडियो को, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट फिक्स हो जाए झारखंड पुलिस में, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं रेगुलर वीडियो देते रहूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। लिंग परिवर्तन किसका नहीं होगा हिंदी भाषा में, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं चाचा, उसका चाची होता है, बहन, भाई, है ना। तो ये सभी तो लिंग परिवर्तन पॉसिबल है, लेकिन सी का लिंग परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, बार बार बोल रहे जो नहीं है उसमें फोकस करना आपको बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यही गलती करवाता है। तो 34 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए आपका 35 कि वह अगले साल आएगा। अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अगर आप लोग सिर्फ कारक का नॉर्मल चीज़ पढ़े होंगे ना, तो 100% मैं बता दो कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अधिकरण कारक। लेकिन अधिकरण कारक में हम लोग क्या जानते हैं कि में, ऊपर, ऊपरे, ये सब पढ़े हैं ना, है ना। जैसे पेड़ के ऊपर, तो ये सब पढ़े अधिकरण कारक में होता है। लेकिन अधिकरण कारक में और कुछ चीज़ होता है जो आप याद कर लीजिएगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि अधिकरण कारक का प्रयोग जो है समय हो गया, ठीक है, उसके बाद स्थान हो गया, दूरी हो गया, समय, स्थान, दूरी, किसी चीज़ का कारण बताना, ठीक है, तुलना करना, तो इन सभी के संदर्भ में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और यहाँ पे वह अगले साल आएगा मतलब समय का बोध करा रहा है और समय से संबंधित है, इसलिए अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को हर चीज़ जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द है, इसमें कौन सा संधि है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कैसे है, क्योंकि जो मनोहर जो है ना, ये मन प्लस हर, इस संधि से मिलकर बना होता है। यहाँ पे विसर्ग, देखिए विसर्ग का प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए विसर्ग संधि होगा। तो मनोहर शब्द में संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट, अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित,
अगर इसका आप सामासिक विग्रह कीजिएगा तो सामासिक विग्रह क्या होगा, अकाल से पीड़ित, है ना, अकाल से पीड़ित, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास। ठीक है, और हम बता चुके हैं तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से आपसे पूछ लेगा या फिर आपसे कर्म की दृष्टि से पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 2, रचना की दृष्टि से सकर्मक और अकर्मक। 39, भक्ति का अर्थ नहीं है, तो भक्ति का जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, कविता, कविता जो है यह भक्ति का अर्थ नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा, तो तिमिर का आप विलोम कब बताने सकिए, जब तिमिर का आपको मीनिंग पता होगा। तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, तो अंधकार या अंधेरा का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो किरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का सॉरी यहाँ पे आलोक होगा, ऑप्शन नंबर ए आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, तो अंधकार का उल्टा प्रकाश, इसलिए यहाँ पे आलोक होगा। तिमिर का विलोम शब्द जो होगा वह आलोक होगा, याद रखिएगा। यहाँ 40 हम लोग देखें, और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसे से रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे जीके का क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। सामान्य विज्ञान का हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है देशों का, और इसे हमें पहले 2 क्लास हम जो करवाए हैं जीके का, उसमें कैपिटल से रिलेटेड हम क्वेश्चन दिए थे और बोले भी थे कि इससे रिलेटेड पूछा ही जाएगा। स्टैटिक जीके का ये सब सबसे टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ये एकदम करेक्ट है, तंजानिया का राजधानी डोडोमा है। डोमिनिक का रोसेव, यह भी सही है। बोलीविया का लापाज, यह भी सही है। और कोलंबिया का लीमा, ये गलत है। कोलंबिया का राजधानी होता है बोगोटा, बोगोटा, और जो आप लीमा देख रहे हैं ये पेरू का राजधानी है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तंजानिया का राजधानी डोडोमा, डोमिनिक का रोसेव, बोलीविया का लापाज, कोलंबिया का बोगोटा। ठीक है, कोलंबिया का हो गया बोगोटा, और पेरू का लीमा। ठीक है, इतना जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती, आप इसको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, स्टैटिक जीके का भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न तो हर हाल में पूछा जाएगा, बहुत फोकस्ड रहना है सब चीज़ों में। किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ठीक है, आप जैसे 7 सिस्टर में आप देखिएगा इस तरीक़ा से है ना, तो ये त्रिपुरा है आपका, चाइना ये है, तो त्रिपुरा तो नहीं मतलब बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना के साथ, तो करेक्ट आंसर त्रिपुरा होगा। हिमाचल प्रदेश आप देखिएगा यहाँ पे उत्तर में है, चाइना से लगा हुआ है। उत्तराखंड भी बगल में है तो भी लगा हुआ है। सिक्किम हो गया, तो सिक्किम इस जगह पे बीच में है, इधर भूटान है और इधर आपका नेपाल है, तो सिक्किम भी चाइना से लगा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्खन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट यहाँ पे, सातवाहन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं सबका संस्थापक बता दे रहा हूँ, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय,
यही सब आपसे पूछा जाएगा। संस्थापक पूछ लेगा, या कोई राजा का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस राजवंश से संबंधित था, या फिर इन सभी में से आपका राजधानी पूछ लेगा। तो ये आपका काम है कि इन सभी का राजधानी आप अपने से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। वाकटक का, तो वाकटक का कौन सा था? विंध्य शक्ति, इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति, ठीक है। और सातवाहन का सिमुक। तो यहाँ पे हम बता दिए कि मतलब इन सभी राजवंशों का संस्थापक कौन था। आप याद कर लीजिएगा इनसे संबंधित राजवंश कौन, राजा कौन कौन थे, और इन सभी राजवंशों का राजधानी कहाँ था, ये जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। पढ़ने का तरीका होता है, जो पूछा जाता है वो सब पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा किताब वैसे पढ़ते रहिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो चीज़ पूछा जाता है वो जरूर से जरूर पढ़िए। 55 है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी, ठीक है, निकोलो कांटी था। 1420 से 21 ईस्वी में निकोलो कांटी जो है भारत का भ्रमण पर आया था। और किस साम्राज्य का भ्रमण किया था? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो निकोलो कांटी किस देश का था? तो ये इटली का था, याद रखिएगा। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली का था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के समय में 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी जो थे ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कब? तो 1420 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के निवासी थे। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? जो बिहार में 3 कठिया प्रथा था ना, नील उगाने वाला, तो उससे संबंधित प्रश्न किसने प्रस्तुत किया था? तो आप बेहतर इस चीज़ से परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। अच्छा, ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1916 का अधिवेशन था, याद रखिएगा। और 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इससे पूछा जाता है 1916 का अधिवेशन से, कि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, तो उन लोगों का एकमत इसी में हुआ था 1916 के अधिवेशन में, ठीक है। तो 1916 से इतना याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन? फिर नरम दल और गरम दल के बीच में सहमति बना था दोनों का। और इसी में बिहार का 3 कठिया प्रथा से संबंधित जो प्रश्न उठाया गया था, राजकुमार शुक्ल उठाए थे इसी अधिवेशन में। तो इतना आपको जानना है। नेक्स्ट देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस, इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो लंदन में। कब किया गया था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1905 में, ठीक है। किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाबार्ड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, तो 59 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? भारतीय संविधान अपने अमल में कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। हालांकि ये भी आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल यानी कि 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
तो राज्य के राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमपाद सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर। और कहाँ स्थित है जो पोचमपाद सिंचाई परियोजना है, यह तेलंगाना में स्थित है। ओके, तेलंगाना में स्थित है। आपको अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तेलंगाना से रिलेटेड, कि वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई कौन सी पहाड़ी है, तो कन्याकुमारी कहाँ है, यह तमिलनाडु में स्थित है, पहला बात, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम डी से शुरुआत करते थे, ये सेवराय की पहाड़ियाँ, यह भी तमिलनाडु में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंपली पूछ लेगा कि सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कार्डेमम पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ओके, नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में ये फैली हुई है। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो यह केरल और तमिलनाडु दोनों में फैली हुई है। तो ये चारों ऑप्शन में से कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ये कन्याकुमारी से सबसे नज़दीक है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा इसको। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनैमुदी है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, जिसका ऊंचाई है 2696 मीटर। ये कौन सा पहाड़ी में स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। आपसे ये भी पूछेगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो याद रखिएगा डोडा बेट्टा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रथम में कौन है, तो अनैमुदी है, ठीक है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर। इतना आपको याद रखना है, ये एकदम डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनैमुदी बताना है। किस पर्वत पर श्रेणी पर है, तो अन्नामलाई श्रेणी पर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेट्टा। एकदम ये सब नॉर्मल आपसे पूछ लेगा। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, यह पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी, ट्विंकल खन्ना। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म भाग कौन सा होता है गैस का लौ का, तो नीला भाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, है ना। एल्यूमिनियम का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट से आपको अलग भी जानना पड़ेगा। जैसे बॉक्साइट हो गया, उसके बाद कोरंडम हो गया, आपका क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, तो ये सब भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, ठीक है। चांदी का अयस्क में आप रूबी सिल्वर सुने होंगे, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, तो ये सभी क्या है, चांदी का अयस्क। गैलेना आप सुने होंगे, गैलेना, है ना, तो ये लेड का अयस्क है। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, अगर एल्यूमिनियम का पूछ सकता है तो लेड का क्यों नहीं पूछ सकता है, सबका पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभ्रक का हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्रक का अयस्क, अभ्रक का, तो अभ्रक का अयस्क कौन सा है, तो आप सुने होंगे फीमाटाइट, ठीक है, फीमाटाइट। अगर नहीं सुने हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, सुन लीजिए अच्छा से, फीमाटाइट अभ्रक का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली स्थान में प्रकाशित हुई थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोनों दिया हुआ है, 1872, ठीक है, याद रखिएगा ए या सी जो बोलिए। 1872 में प्रकाशित हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, तो आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 8। अब आवर्त क्या होता है, तो आपका जो इस तरह का जो क्षैतिज पट्टी होता है ना, उसको आवर्त बोला जाता है।
और जो ये वाला होता है उसको वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक है। ठीक है, तो हमारा पेट से कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है, तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा। और यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं ना, तो उसके बाद वो भोजन करते हैं, मुंह में चबा दबाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्षारीय तरह से होता है, तो फिर पेट में जाता है, पेट में फिर वह उसके साथ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो मिलता है, वो एसिडिक हो जाता है, फिर वहाँ पे पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का। सेवेंटी वन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। सॉरी, यहाँ पे बोले क्या कि कार्बोहाइड्रेट का मुख में शुरू होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख में शुरू होता है और प्रोटीन का आमाशय से शुरू होता है। चलिए 71 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मज्जा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। पुष्प का नर जनन अंग ये पूछा जा रहा है और घटक नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, पुंकेसर। ठीक है, और पुंकेसर का 3 भाग होता है। एक हो गया तंतु, तंतु हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका परागकोश, परागकोश, ओके, और एक हो गया संयोजक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तंतु दिया हुआ है, परागकोश दिया हुआ है, और ये पराग या संयोजक। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। तो वर्तिका क्या है, तो ये पुष्प का मादा जनन अंग है, पुष्प का मादा जनन अंग। ठीक है, याद रखिएगा, मादा जनन अंग को जायांग बोला जाता है, जो अंडकों से मिलकर बना होता है, और अंडक का ही भाग होता है आपका अंडाशय हो गया, अंडाशय हो गया, उसके बाद हो गया वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और एक होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया मादा जनन अंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खसरा। ठीक है, खसरा जो है ये सुमेलित नहीं है। जैसे मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। टिटनस जो होता है वह जीवाणु से ही होता है, टिटनस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, उससे होता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। खसरा जो होता है ये विषाणु से होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अमीटर को आपका जो परिपथ होता है उसे किस मतलब क्रम में उसको जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समानांतर क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, मतलब टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है, तो चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में चक्करों की संख्या को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, मैथ का हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, मैं जो भी बताते गया हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।